हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम के बारे में। जैसे कि पहली वीडियो में हमने बात किया था ग्रीन्स थ्योरम के बारे में, जो कि हमारा किसी भी लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। और स्टोक्स थ्योरम भी हमारा सेम टाइप की इंटीग्रल होता है, जो कि हमारे सिंगल इंटीग्रल को किसी भी डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। बस स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम में फ़र्क क्या है? ग्रीन थ्योरम में एक स्पेशल टाइप का हमारा लाइन इंटीग्रल होना चाहिए, जो कि हमारा क्या होता है f1 dx प्लस f2 dy टाइप का। और जो स्टोक्स थ्योरम है वो हर एक लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल या हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। बात करें स्टोक्स थ्योरम के फॉर्मूले की, तो एफ डॉट डी आर हमारा इक्वल टू होता है कर्व एफ डॉट एन कैप डी एस। यहाँ पर एन कैप क्या होता है? हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, जो कि सरफेस टू सरफेस वेरी करता है। यदि गिवन कर्व हमारा क्लोज्ड है तो उसके लिए एन कैप हम कैसे निकालते हैं कि यदि हम स्क्रू लो लगाएं और हमारा स्क्रू किधर की तरफ मूव करे, यदि हम डायरेक्शन के अलाउंग स्क्रू को घुमाएं, तो जिधर भी हमारा स्क्रू मूव करेगा वो हमारी एन कैप की डायरेक्शन हो जाती है। और उस केस में डी एस क्या हो जाता है? हमारा डी एक्स डी वाई। और यदि हमें सरफेस की कोई इक्वेशन गिवन है तो उस केस में हमारा, जैसे सरफेस की कोई इक्वेशन गिवन होती है तो उसमें हम उस सरफेस, सपोज वो सरफेस क्या है? फाई। उस सरफेस की इक्वेशन फाई को हम उसका ग्रेडियंट निकालते हैं, जो कि हमारा एन वेक्टर देता है। और एन वेक्टर की हेल्प से हम एन कैप निकालते हैं, एन वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। तो ये हमारे एन कैप की एन कैप की वैल्यू निकल जाती है। और इस केस में डी एस हमारा क्या होता है? जो भी हमारा प्लेन है, सपोज प्लेन हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी एक्स डी वाई, क्योंकि डी अपॉन एन कैप डॉट एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा? जेड। तो जेड के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? के कैप। तो एन कैप डॉट के कैप। सपोज यहाँ पे डी एक्स डी वाई की जगह डी जेड डी एक्स होता, डी जेड डी एक्स के नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? वाई होता है। तो एन कैप डॉट हमारा क्या आ जाता है? वाई का यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे। तो हमारा जे कैप आ जाता है। तो इस तरीके से कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है हम किस तरीके से एन कैप और डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्दर हम इसे क्वेश्चन की हेल्प से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है? वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम। सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, मतलब हम लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे और सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वल दिखाएंगे। सेकंड हमारा वर्क क्या है? हमें क्वेश्चन में सबसे पहले वेक्टर एफ क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप, जहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर एक बाउंडेड क्या दे रखा है? एक बेसिकली एक कर्व दे रखा है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वल टू हमारा क्या है? 0 टू वाई इक्वल टू बी। यानी कि एक्स एक्सिस को वो एक तो प्लस ए पे कट कर रहा है, एक एक्स इक्वल टू माइनस ए पर, और वाई को एक तो वाई इक्वल टू 0 पर और वाई इक्वल टू बी पर। तो ये बेसिकली हमारा है क्या? एक क्लोज सरफेस है। और जब भी हमारा सरफेस क्लोज होगा तो जब हम कर्ल एफ डॉट एन डी एस की बात करेंगे तो एन कैप हमारा कहाँ से आएगा? स्क्रू लो से। स्क्रू लो कैसे लगता है? जैसे हम जनरली क्या करते हैं, जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होगी तो हम बाय द एरो से डिनोट कर सकते हैं। तो हमने इसकी डायरेक्शन दिखा दी। अब इस डायरेक्शन में यदि आप स्क्रू को घुमाएं, ये प्लेन कौन सा? एक्स वाई प्लेन है। तो यदि आप इस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाओगे तो वो जेड एक्सिस के अलोंग बाहर की तरफ आएगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? के कैप। तो यानी कि एन कैप की वैल्यू क्या हो गई? के कैप। और क्योंकि ये हमारा जो गिवन कर्व है वो एक क्लोज्ड कर्व है, कोई सरफेस की इक्वेशन तो गिवन नहीं है, तो इस केस में dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो भी हमारा प्लेन होगा, जैसे यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल टू dx dy। तो ये तो इसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो गई। तो सबसे पहले हम इसका लाइन इंटीग्रल सोल्व करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका सरफेस इंटीग्रल, और दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो लाइन इंटीग्रल के वीडियो में हमने देखा था कि लाइन इंटीग्रल में पहला वर्क हमारा क्या होता है? किसी भी वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में बदलना। तो यहाँ पे एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या होती है? हमारी डी आर वैक्टर होता है हमारा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? एफ डॉट, और यदि जेड डायरेक्शन भी है तो डी जेड के कैप भी कर देते हैं। एफ डॉट डी आर, और एफ हमारा वेक्टर क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे डी आर के साथ। याद रहे, जब भी हम कभी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा गिवन फंक्शन क्या होना चाहिए? एक वेक्टर की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम एफ डॉट डी आर निकाल लेते हैं। तो एफ डॉट डी आर के लिए सबसे पहले एफ डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा एफ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वो माइनस 2xy जे कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे डी आर के साथ। डी आर क्या है? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब जब भी हम कभी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई के साथ होता है और जे का जे के साथ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा डी एक्स माइनस 2xy डी वाई। यह हमारी एफ डॉट डी आर की वैल्यू आ गई। तो यहीं से अब हम लाइन इंटीग्रल का हमारा पहला काम क्या होगा? या तो हम x को एज अ फंक्शन ऑफ y बना लेंगे या y को एज अ फंक्शन ऑफ x बना लेंगे, जिससे हम लाइन इंटीग्रल को सोल्व कर सकें, जिससे यानी कि हम हर एक जगह इसे सिंगल वेरिएबल में बदलने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कर्व C1 की बात करें, हम कर्व C1 कौन सा है? हमारा ये है,
जैसे हम इसे नाम से डिनोट कर दें तो ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया हमारा, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो कर्व हमारा C1 क्या है, डी ए कर्व। तो डी ए के अलोंग हमारे यदि हम डायरेक्शन देखें तो हमारी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, -a से a, और y की वैल्यू y इक्वल टू 0। जो वैल्यू वेरी करेगी उस कर्व के अलोंग उसका हमारा इंटीग्रेशन होगा, यानी कि x के रेस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन होगा, और जो वैल्यू कांस्टेंट होगी उसे हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो dy भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि यहाँ पर कर्व DA के अलोंग हम क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू 0, dy इक्वल टू 0। जैसे y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर dx, और dy इक्वल टू 0 पुट करने पे ये पूरा 0 बन जाएगा। तो कर्व C1 के अलोंग हमारा क्या हो गया, लिमिट -a to a x स्क्वायर dx। अब सेकंड कर्व की बात करेंगे, कर्व C2 के अलोंग। कर्व C2 के अलोंग हमारी पॉइंट क्या है, a0, और हमारा यहाँ से a, b, यानी कि हमारा x इक्वल टू a तो हमारा कांस्टेंट है, तो x के अलोंग तो हमारा x के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्योंकि जो हमारा चेंज ना हो उसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन नहीं करते, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, जो वेरी कर रहा हो। और y हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, y यहाँ से 0 से b की तरफ। तो यानी कि कर्व C2 के अलोंग हमारे dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और लिमिट क्या होगी हमारी 0 to b। अब वैल्यू देख लेते हैं, x यदि इक्वल टू 0 है तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो x इक्वल टू a है तो dx x क्या है, a क्या है, एक कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो सिंपली जो हमारा ये लाइन ये जो f.dr की वैल्यू आई है, यहाँ पे dx इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और x इक्वल टू a। dx इक्वल टू 0 पुट करने का मतलब क्या है, ये पूरा 0 बन जाएगा, और x इक्वल टू a यानी कि ये क्या बन जाएगा, 2ay dy, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ जाएगी हमारी, 0 to b। तो यहाँ पे 0 to b हमारी लिमिट आ गई, ये हमारा पूरा 0 बन गया, ये बन गया -2ay dy। अब थर्ड कर्व की बात करते हैं। थर्ड कर्व में यदि हम ध्यान से देखें तो हमारी वेरी कौन सी लिमिट कर रही है, x की, x यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है -a, और b की लिमिट देखें, b वो y की लिमिट देखें, y की लिमिट क्या है, b से b जा रही है, यानी कि हमारा इसमें जो इंटीग्रेशन होगा थर्ड कर्व में वो x के रेस्पेक्ट में होगा, जो लिमिट होगी वो a टू -a, क्योंकि हमारी a से -a की तरफ जा रही है अब की बार। और जो y इक्वल टू क्या है, b, तो y हमारा रिप्लेस होगा, y इक्वल टू b हमारा एक कॉन्स्टेंट है, तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हर जगह इसमें हम f.dr में क्या करेंगे, y की जगह b और dy की जगह 0 पुट कर देंगे। तो y जैसे हम dy की जगह 0 पुट करेंगे, ये पूरा क्या बच जाएगा हमारा 0, और y की जगह यहाँ पे b पुट करेंगे तो ये b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx, और लिमिट बन जाएगी हमारी -8 वो a टू -a। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे यही बनकर आ गया, a टू -a x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx। ये कर्व किसके अलोंग हो गई, C3 के अलोंग। अब बात करें कर्व C4 के अलोंग। कर्व C4 के अलोंग हम यदि देखें तो हमारी x की जो लिमिट है वो तो कांस्टेंट है, x यहाँ पे भी -a है, यहाँ पे भी -a है, तो यानी कि x को हम रिप्लेस करेंगे, x इक्वल टू -a है, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जहाँ पे x है वहाँ पे -a रख देंगे, और जहाँ पे dx है वहाँ 0 पुट कर देंगे, और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, जो वेरी कर रहा है। वेरी किसकी लिमिट कर रही है, y की, b से हमारी कहाँ आ रही है, 0, तो y की लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट b, अपर लिमिट 0। ठीक, तो जैसे हम x इक्वल टू यहाँ पे क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस है, और dx इक्वल टू 0, dx इक्वल टू 0 पुट करने पे ये पूरा क्या बन जाएगा, 0, और x इक्वल टू -a पुट करने पे ये 2a बन जाएगा इंटू y, और y की लिमिट पुट कर देंगे b टू 0। तो ये हमारा ये आ गया 2 -a इंटू वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू dy। अब सिंपली इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर देना है। जैसे हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x³ और हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, -a टू a, और इसमें हमारा a स्क्वायर का इंटीग्रेशन a स्क्वायर y, ये तो 0 ही है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2a, और y का क्या हो जाएगा y²/2, और लिमिट पुट कर देंगे 0 टू b, और यहाँ पर हमारा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो बन जाएगा x³/3, लिमिट क्या पुट हो जाएगी, प्लस हमने एक साथ ले लिया b² इंटू x, और पूरे की लिमिट क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -a टू -a पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y²/2, और लिमिट पुट कर देंगे b टू 0। तो इस तरीके से यदि हम इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेशन करके चेक करना, इसकी वैल्यू आ जाएगी -4ab²। ठीक, ये तो आ गया हमारा वन टाइप पार्ट, जहाँ पे हमने LHS की वैल्यू क्या आ गई, f.dr की वैल्यू -4ab²। अब बात करेंगे कर्ल ऑफ f.n ds की। हमने शुरुआत में ही बात करी थी। सबसे पहले कर्ल निकाल लेते हैं f का। किसी भी कर्ल f का मतलब क्या है, इसका सबसे पहले इसे रेस कर लेते हैं। तो कर्ल ऑफ f हमारा बेसिकली होता क्या है, किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट कर दें हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो यानी कि डेल का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें f के साथ, तो ये हमारा कर्ल आ जाएगा। और डेल क्या होता है हमारा, i कैप डेल बाई डेल x प्लस j कैप डेल बाई डेल y प्लस k कैप डेल बाई डेल z, यानी कि डेल का क्रॉस प्रोडक्ट f के साथ। तो i के नीचे पहला वेक्टर क्या है डेल, तो डेल का i के कंपोनेंट क्या है डेल बाई डेल x, तो i के नीचे डेल बाई डेल x आ जाएगा।
जे कंपोनेंट क्या है डेल का, डेल बाई डेल वाई, तो इसके डेल बाई डेल वाई आ जाएगा। और के कंपोनेंट क्या है डेल का, डेल तो के कैप के नीचे डेल बाई डेल जेड आ जाएगा। उसके बाद हमारा इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, एफ के साथ। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही हम एफ के साथ करेंगे तो एफ का जो आई कंपोनेंट होगा वो आई के नीचे आ जाएगा, जे कंपोनेंट होगा वो जे के नीचे, और जो के कंपोनेंट होगा के नीचे। एफ वेक्टर कहाँ है, यहाँ है। तो इसका आई कंपोनेंट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जे कंपोनेंट क्या है हमारा -2xy, और इसका के कंपोनेंट क्या है 0, क्योंकि गिवन नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होगा, जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट सभी को मैट्रिक्स का आता ही होगा। सबसे पहले आई वेक्टर निकालेंगे जैसे हम, तो इस वाली रो को, इस वाले कॉलम को हाइड कर देंगे, और ये वाली रो तो हमेशा हाइड होगी। तो डेल वाई का 0 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो 0 आएगा। इसका जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2xy है, तो जेड के रेस्पेक्ट में एज अ कॉन्स्टेंट, तो इसका भी डिफरेंशिएशन पार्सली क्या आ जाएगा 0। तो आई कैप वाला वेक्टर आ गया 0। सिमिलरली जे कैप वाले वेक्टर के लिए इस वाली कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो हमारा डेल वाई डेल एक्स 0 के साथ हमारा 0 ही आएगा। डेल वाई डेल जेड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ, क्योंकि एक्स भी हमारा जेड का फंक्शन नहीं है तो इसका भी 0, प्लस वाई भी हमारा जेड, वाई स्क्वायर भी जेड का फंक्शन नहीं है तो इसका भी 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारा 0 आ गया। प्लस के कैप, के कैप में हम क्या करेंगे, इस बार इस कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो हम डेल वाई डेल एक्स करेंगे किसका, 2xy का। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2y, माइनस साइन लेंगे, बीच में माइनस आता है, फिर करेंगे डेल बाई डेल जेड का इसके साथ, तो ये हमारा अगेन क्या आ जाएगा 0। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, अब की बार सॉरी ये हाइड करी थी ना, डेल बाई डेल वाई का करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 0 आ जाएगा। 2 वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2y, तो -2y क्या हो जाएगा हमारा 4y, और बाहर हमारा के कैप आ जाएगा जो कि हमारा ये है। तो आई का कंपोनेंट के साथ 0 आ गया, जे के साथ 0 आ गया, और के साथ आ गया -4y के कैप। तो कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू क्या आ गई हमारी -4y के कैप। अब कर्ल ऑफ एफ का डॉट प्रोडक्ट करेंगे एन वेक्टर के साथ। एन वेक्टर क्या होता है, एन वेक्टर हम दो तरीके से डिसाइड करते हैं, या तो हमें कोई सरफेस गिवन हो, यहाँ पे कोई सरफेस तो गिवन नहीं है, या हमारा जो कर्व गिवन है वो क्लोज्ड होना चाहिए। यदि कर्व हमारा क्लोज्ड गिवन है तो हमारा एन वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है कि हम एक स्क्रू लॉ अप्लाई करेंगे। स्क्रू लॉ कैसे अप्लाई होगा, जिस भी डायरेक्शन में हमारे कर्व की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाएंगे, और वो स्क्रू जिस तरफ भी मूव कर रहा होगा वो हमारा किसकी, एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम जैसे स्क्रू को यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो वो क्या ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ एक्स वाई प्लेन में ऊपर की तरफ क्या होता है जेड प्लेन, यानी कि उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप। तो इसका हमारा एन कैप क्या हो जाएगा इक्वल टू के कैप। और जब भी हम क्लोज कर्व की बात करते हैं एन कैप निकालने में, तो वो हमारे डीएक्स की हमेशा वैल्यू क्या हो जाती है, जो भी हमारा गिवन प्लेन है। यहाँ पे गिवन प्लेन का एक्स वाई प्लेन है तो डीएक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डी एक्स डी वाई, और यदि वाई जेड प्लेन होता तो डी वाई डी जेड हो जाती। तो इस तरीके से हमारी यदि एक कर्व क्लोज कर्व है तो हमारी जो डीएक्स की वैल्यू सिंपली उस प्लेन से ही निकल के आ जाती है। तो यानी कि हमारी यहाँ पर कर्व वो सरफेस डीएक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डीएक्स डी वाई, तो डीएक्स की जगह डीएक्स डी वाई पुट कर दिया, और एन कैप की जगह हमने क्या पुट कर दिया के कैप। एन और इसके बीच का डॉट प्रोडक्ट, हमारा कर्ल क्या था, कर्ल एफ डॉट एन कैप निकाल लें इस वैल्यू के लिए, और हमारा कर्ल क्या आया था यहाँ से -4y के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे एन कैप के साथ, और एन कैप क्या निकल के आया बाय स्क्रू लो के कैप, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4y। तो ये तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक। और हमारी अब इसमें वेरिएबल क्या है dx और dy, यहाँ से dx और dy की हम लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। डबल इंटीग्रेशन में लिमिट फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, एक लिमिट को तो एक्सिस पे ले लेते हैं, दूसरी लिमिट के लिए स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम सपोज x की लिमिट को यदि x एक्सिस पे लें तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है -a से a, तो हमारी x की लिमिट तो आ गई -a से a, और y की लिमिट के लिए एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जैसे हम एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो जो स्ट्रिप सबसे पहले कट कर रही होगी वो y की लोअर लिमिट हो जाएगी y एक्सिस पर, तो सबसे पहले कट कर रही होगी वो अपर लिमिट हो जाएगी। तो y इक्वल टू 0 पे सबसे पहले कट कर दिया तो y की लोअर लिमिट क्या हो गई यहाँ पर 0, और y इक्वल टू b, ये क्या है हमारी, ये y इक्वल टू b पे कट कर रहा है, तो ये हमारी y इक्वल टू b इसकी अपर लिमिट हो गई। तो इस तरीके से हम लिमिट डिसाइड कर लेंगे। हमारे अंदर क्या आया -4y, -4 को बाहर ले आएंगे y dy dx, सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और लिमिट पुट करेंगे b स्क्वायर -0, तो वो आ जाएगा b स्क्वायर इंटू डी एक्स, और dx की हमारी लिमिट क्या है 0 to a, तो हमारा 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, और x में जैसी a पुट करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा a -0 अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये हमारा आ जाएगा a b स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा था हमारा -4, तो ये हमारा आ जाएगा -4 ab स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे। और हमारी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई थी -4 ab स्क्वायर, यानी कि लाइन इंटीग्रल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल हो गया, यानी कि स्टोक्स थ्योरम क्या होगी हमारी वेरीफाई। तो इस तरीके से हम स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोक्स थ्योरम पे अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।